शहर में संगीता नाम की एक औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति और उसके 2 बच्चे थे, जिसमें से एक बेटा और एक बेटी थे। सविता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी थी। उसका बेटा एक अच्छी कंपनी में, एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। वो चाहती थी कि उसके बेटे की शादी अमीर खानदान में हो, जहाँ से उसको ढेर सारा दान दहेज मिले। लेकिन जब से संगीता के बेटे रोहित की शादी हुई थी, तब से वो अपने अपने बेटे और बहू से नाराज ही रहा करती थी। कारण था रोहित का लव मैरिज। वो चाहती थी कि उसके बेटे की शादी एक अमीर खानदान में हो, लेकिन उसके बेटे ने अपनी ही कंपनी में काम करने वाली नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है, जिस कारण सविता उससे बहुत नाराज रहती है। वो अपने बेटे से तो कुछ नहीं कह पाती, लेकिन वो अपनी बहू पर बहुत अत्याचार करती है। वो मधु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अभी शादी के कुछ दिन ही हुए, वो मधु पर अत्याचार करने लगती है। देख लो जी अपने प्यार का नतीजा। आप अपने बेटे से इतना प्यार करते थे, इतना सर चढ़ा रखा था कि उसके लव मैरिज के चक्कर में कितना दान दहेज भी रह गया। हमने तो सोचा था कि कितना सारा दान दहेज मिलेगा। मेरा बेटा इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी करता है, इतनी अच्छी सैलरी है उसकी। मैंने तो सोचा था अच्छी खासी अमीर खानदान की लड़की अपने घर लाऊंगी और साथ में खूब सारा दान दहेज भी। लेकिन इसके लव मैरिज के चक्कर में सारा मारा गया। जाने दो ना संगीता, क्यों दान दहेज के पीछे पड़ी हो? ये तो देखो कि तुम्हारे बेटे की खुशी किसमें थी। और वैसे भी बहू नौकरी तो करती ही है। तुम इस बात से तो खुश हो कि तुम्हें इतनी पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली बहू मिली है। अब जो भी है उसी में खुश रहना सीख लो। चुप रहो जी, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। आप तो दोनों बाप बेटे एक जैसे ही हो। अरे ओ बहुरानी, कितना सोओगी? अरे मेरे हाय रे, मेरी तो करम ही फूट गई जो ऐसी बहुरानी मिली। एक तो दहेज में भी कुछ नहीं मिला, ऊपर से ऐसी बहुरानी मिली है। माफ कीजिएगा माँ जी, वो क्या है ना कि मैं कल रात देर तक काम करती रह गई थी। कल रात लैपटॉप पर देर तक काम करती रह गई थी, इसीलिए मेरी नींद नहीं खुली। माफ कर दीजिएगा माँ जी, मैं अभी घर का सारा काम कर देती हूँ। देख बहू, ये तेरे बाप का घर नहीं है जो तू जब तक चाहे तब तक सोई रहे। तू रात को चाहे काम कर चाहे सो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम्हें सुबह 5 बजे है मतलब उठ जाना है। ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा मायका नहीं। समझ में आया? ना जाने कैसी बहू गले पड़ गई है। मैं तो अपने बेटे से ही तंग आ गई हूँ। मधु बहुत ही सीधी सादी लड़की मधु थी। कुछ नहीं कहती वो पूरे और दिन चुपचाप जाकर ऑफिस घर के के कामों में लग करती जाती थी। है। फिर दूसरे दिन जब वो ऑफिस जाने लगती है तो वो सलवार सूट पहनकर ऑफिस जाने लगती है। तभी उसकी सास कहती है, अरे ओ बहुरानी, कहाँ जा रही हो? इतना बन ठन के इस तरह के कपड़े पहनकर तुम जा कहाँ रही हो? ऑफिस जा रही हूँ माँ जी। ऑफिस जा रही हो, वो भी सूट पहनकर? क्या तुम्हें पता नहीं है क्या कि तुम अपने मायके में नहीं अपने ससुराल में हो? और ससुराल में रहने के कुछ कायदे कानून होते हैं। हमारे घर की बहुएं पर्दे में रहती हैं और सिर्फ वो साड़ी ही पहनती हैं, चाहे वो घर में रहें चाहे वो बाहर जाएं। और तुम्हें ऑफिस जाना हो या कहीं भी, तुम्हें साड़ी पहनकर ही जाना होगा। लेकिन माँ जी, मैं ऑफिस साड़ी पहन के कैसे जा सकती हूँ माँ जी? वहाँ जाकर काम करना होता है और मैं साड़ी पहन कर जाऊँगी तो मैं काम कैसे कर पाऊँगी? माँ जी, आप बात को समझने की कोशिश तो करिए।
अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं होता। मैं जैसा कह रही हूँ उतना सुन लो। जाओ जाकर साड़ी पहनकर तब ऑफिस जाओ, वरना मत जाओ। के ऐसा कहने पर मधु को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने कमरे में जाती है और अपने बेड पर अपने बैग को पटती है। तब रोहित, क्या तुम अपनी माँ को नहीं समझा सकते हो? वो चाहती हैं कि मैं साड़ी पहनकर ऑफिस जाऊं। अब तुम ही बताओ कि मैं साड़ी पहनकर ऑफिस जाऊंगी तो काम कैसे कर पाऊंगी? लोग क्या सोचेंगे? क्या अब मैं बहू बनकर ऑफिस भी जाऊंगी? अरे मधु, अब मैं इसमें क्या कहूँ। तुम्हें भी तो समझना चाहिए कि तुम अपने ससुराल में हो और माँ जैसा कहती हैं तुम वैसा ही करो। जाओ जाकर साड़ी पहनकर चली जाओ, उसमें कोई बुराई नहीं है। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। रोहित की बात सुनकर मधु को और भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर साड़ी पहन लेती है और साड़ी पहनकर ऑफिस चली जाती है। अब तो वो रोज साड़ी ही पहनकर ऑफिस जाया करती थी। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। मधु रोज सुबह घर का सारा काम करके ऑफिस जाती, फिर घर वापस आकर घर का सारा काम करती और गीता और उसकी बेटी घर के कोई काम नहीं करते थे। संगीता अपनी बेटी को घर का कोई काम नहीं करने देती थी। वो बेटी और बहू में बहुत ही फर्क किया करती थी। बेचारी मधु ऑफिस का भी काम और घर का भी काम दोनों किया करती थी, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा थक जाया करती थी। एक दिन थकान की वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और फिर वो सुबह देर तक नहीं उठ पाती। जब रोहित ये देखता है कि उसकी तबीयत खराब है, तो वो किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाता है और वो अपनी माँ को चाय देने जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और कुछ सालों बाद रोहित की बहन रोहित की बहन प्रीति की शादी हो जाती है। बेटी, तू अब अपने ससुराल चली जाएगी। तेरे जाने के बाद बेटा मेरा बिल्कुल मन नहीं लगेगा। मुझे तेरी बहुत याद आएगी बेटा। जा अपने ससुराल में अच्छे से रहना। और हाँ बेटा सुन, तेरा वो जो पर्स है ना जिसमें लॉक लगी है, उसमें मैंने अपने सोने के कंगन और हार डाल दिए हैं, जो कि मेरा पुश्तैनी था। और सुन, ये बात तू अपनी भाभी को मत बताना, नहीं तो उसकी नज़र उस पे लग जाएगी। मैं तो यही चाहती थी कि मैं अपनी बेटी को ही दूंगी। ठीक है, जा बेटा अपने ससुराल में खुशी खुशी रहना। प्रीति अपने ससुराल चली जाती है। फिर अपनी बेटी के ससुराल जाने के बाद संगीता बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी थी। एक दिन वो दुखी बैठी हुई थी, तभी मधु उससे कहती है, माँ जी, क्या बात है? आप क्यों इतनी परेशान हैं? मैं देख रही हूँ जब से प्रीति की शादी हुई है, जब से वो विदाई करके यहाँ से गई है, अब बहुत दुखी रहती हैं। माँ जी, मैं जानती हूँ कि बेटी विदा होने के बाद दुख होता है, लेकिन माँ जी मैं भी तो हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन बहू बहू होती है और बेटी बेटी होती है। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। इसीलिए मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है। ना जाने वो अपने ससुराल में कैसे होगी। अपनी सास की बात सुनकर मधु कुछ नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाता है। फिर एक दिन प्रीति की सास का फ़ोन संगीता यानी प्रीति की माँ के पास आता है। वो फ़ोन उठाती है तो प्रीति की सास उससे कहती है, अरे ये पूछो मैं ठीक हूँ या नहीं। एक तो एक तो आपने अपनी बेटी को कुछ अकल नहीं सिखाई, ना तो उसे घर का कोई काम करने आता है और ना ही कोई अक्ल ढंग है, और ऊपर से 2 मीटर की जुबान और है उसकी। ये आप क्या कह रही हैं समधन जी? क्या किया है मेरी बेटी ने?
कुछ कहो तो बस जुबान ही लड़ाया करती है, कोई काम तो सही से कर नहीं पाती। ना जाने कैसी बेढंगी बेटी को मेरे गले सौंप दिया है आप लोगों ने। मैं जानती हूँ वो थोड़ा काम में ढीली है, लेकिन समधन जी आप उसे अपनी बेटी भी तो समझ सकती हैं। जैसे आप अपनी बेटी को समझाती होंगी, उसे भी आप बेटी ही मान लीजिए, आखिर वो भी तो किसी की बेटी है। क्यों समधन जी मुझे ज्ञान दे रही हैं? आप अपनी बहू के साथ क्या अच्छा बर्ताव करती हैं क्या? क्या आप उसे अपनी बहू क्या आप उसे अपनी बेटी मानती हैं क्या? उसकी सास की बात सुनकर संगीता फोन काट देती है। सच ही तो कह रही थी उसकी सास। आखिर संगीता अपनी बहू के साथ भी तो गलत व्यवहार करती थी। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन प्रीति बहुत रोते हुए अपनी माँ के पास फोन करती। मम्मी, मम्मी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मम्मी। मम्मी मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। माँ मुझे अपने पास ले चलो माँ। मेरी सास मुझ पर बहुत अत्याचार करती है माँ। माँ अब जल्दी से यहाँ आ जाओ माँ। तू चिंता मत कर बेटी, मैं तेरी सास से बात करूंगी। मैं बस तेरे ससुराल ही आ रही हूँ। देखिए समधन जी, मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी घर का काम नहीं कर पाती है, लेकिन समधन जी आप उसे अपनी बेटी समझकर उसे उसकी गलतियों को माफ़ भी तो कर सकती हैं। आप उसे कुछ दिन दे दीजिए, वो धीरे-धीरे सारी चीज़ें समझ जाएगी। अरे शुरुआत में तो सबको दिक्कत होती है। आपकी बेटी भी तो जहाँ गई होगी कुछ न कुछ दिक्कत तो आई ही होगी ना। तो आप इसे भी अपनी बेटी ही समझिए और इसकी इसकी गलतियों को माफ़ कर दिया करिए। आप इसकी सास बनकर नहीं, इसकी माँ बनकर इसके साथ रहिए। इसकी गलतियों को माफ़ करिए और इसको समझाइए कि किस तरह से रहना है। ये भी धीरे-धीरे समझ जाएगी समधन। क्यों समधन जी? अब आपकी बेटी के साथ हो रहा है तो आपको बुरा लग रहा है? आप भी तो अपनी बहू के साथ ऐसा ही बर्ताव करती हो, जबकि आपकी बहू तो बहुत अच्छी है। वो तो घर के सारे काम करती है और साथ में नौकरी भी करती है। आपकी बेटी तो बिल्कुल बेढंगी है, बेढंगी। आपने तो उसे ना घर का काम सिखाया और ना ही अच्छी और ना ही कुछ और सिखाया। जब अपनी बेटी पर बात आई तो आप मुझे पाठ पढ़ाने लगी। अपने समय अपनी बहू के साथ गलत करके आपको कभी ये पाठ याद नहीं आया? हाँ समधन जी, आप बात सही कह रही हैं। मेरे किए की सज़ा ही शायद मेरी बेटी को मिली है। हम मुझे माफ़ कर दीजिएगा समधन जी, लेकिन मेरी गलती की सज़ा आप मेरी बेटी को मत दीजिए। मैं बस आपसे यही कहूँगी। समधन जी आप फिक्र मत करिए। मैं आपकी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगी। बस मैं आपको सुधारना चाहती थी। मैंने देखा था कि आप अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार करती हो। और फिर वो वहाँ से वापस अपने घर आ जाती है और कहती है, मधु, मधु बेटी, इधर तो आना। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? ये ले बेटा, ये तेरे लिए कपड़े हैं। क्यों माँ जी, आप मेरे लिए साड़ियाँ लेकर क्यों आई हैं? मेरे पास तो कई सारी साड़ियाँ पड़ी हैं। मैं अभी वही सब नहीं पहन पाई हूँ। और इसमें साड़ी नहीं बल्कि सलवार सूट और जीन्स टॉप है। क्या माँ जी, ये सलवार सूट जीन्स टॉप आप मेरे लिए लेकर आई हैं? लेकिन माँ जी आप तो। हाँ बेटा, ये मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब तू ये सब पहने। तू ऑफिस जाती होगी साड़ी पहन, तू साड़ी पहनकर ऑफिस जाती होगी तो तुझे परेशानी होती होगी ना बेटा। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ जो भी किया, पर अब मैं चाहती हूँ कि तू सलवार सूट और जीन्स पहनकर ऑफिस जाए। तुझे जैसे रहना है वैसे रह बेटा। अब मैं तुझे कभी रोक टोक नहीं करूँगी।
जैसे मेरे लिए प्रीति है वैसे ही मेरे लिए तू भी है। आज के बाद मैं तेरे पर कोई अत्याचार नहीं करूँगी। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची। और तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब घर के कामों की तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना। घर का और ऑफ़िस का काम करके कितनी थक जाती होगी मेरी बच्ची। अब घर का काम मैं किया करूँगी, तू बस ऑफ़िस का ध्यान रख। माँ जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप तो मेरी माँ हो, मैं आपको अपनी माँ ही मानती हूँ। और माँ अपने बच्चों को गलती पे डांटे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपकी पहले भी उतनी ही इज्जत करती थी और आज भी उतनी ही करती हूँ। अपनी सास के मुँह से इतनी प्यार भरी बातें सुनकर संगीता प्यार भरी बातें सुनकर मधु को बहुत ही अच्छा लगता है। वो उसके गले लग जाती है। उस दिन के बाद संगीता मधु के साथ बहुत अच्छे से रहने लगती है। वो अब बहू और बेटी में फ़र्क नहीं करती थी, बल्कि वो अपनी बहू को भी अब अपनी बेटी की तरह प्यार किया करती थी।